गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं भाई सब? मनीष, रामनिवास, कृष्णा, अर्जुन कुमार, साउंड ओके? डोरेमोन, अरे सब करवा देंगे हम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शुभम, शैलेश, निर्भय, जय हिंद। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग अर्जुन, गुड मॉर्निंग। फटाफट फटाफट जल्दी से मास्टर्स कर देंगे मैम। ऑल सेट, ऑल ओके? अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़े से कम है अभी भी स्टूडेंट। शैलेश, कुलदीप, प्रियंका। वी ऐड नहीं किया, समझे नहीं हम। गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ कोमल। ज्योति, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, ऑल ओके, ऑल सेट। थोड़े से कम स्टूडेंट है, वेट करेंगे थोड़ा। फलेश प्रजापति। वैसे वेट भी क्या करें, 11:03 हो चुकी है और इससे ज्यादा क्या। शुभांकर जी, शंकर, प्रिंस, पूनम, ऑल ओके? ओह बुलबुल जी, सीरियसली? हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें। हाँ जी, वर्ब से शुरू करें। वर्ब से एक ऐसा टॉपिक जो आप बचपन से सोचते हैं यार वर्ब ही तो है। तो बहुत ज्यादा जो फेमिलियर जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसमें से वर्ब है, राइट? तो हम सोचते हैं वर्ब में क्या। पर वर्ब मैं बताऊं आपको, अगर इंग्लिश के जब एरर फॉर्मेशन की बात आती है तो भाई ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं ये कहने की बजाय कि ये वर्ब्स होती क्या हैं, मैं इनको थोड़ा सा लॉजिकल डेफिनेशन आपको समझाती हूँ। कि वर्ब एक एक्शन है ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है कि वर्ब एक एक्शन है। पर बच्चा, एक वर्ब एक एक्शन है, मैं भी मानती हूं इस बात को। पर इसका मतलब हमेशा डूइंग नहीं हो सकता। हमेशा ये नहीं हो सकता कि कोई काम हो ही रहा हो। मान लो कोई काम हैपन हो रहा हो, तो मान लो कि धूप निकल रही है, निकल रही है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, इसमें भगवान जी कर रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं, है ना? भगवान जी ऊपर से ले पानी का गोला, बारिश हो जा। अब सूरज, सूरज भी भगवान जी है मैम, वो आए और उन्होंने हाथ पैर से फैलाए, बोले ले उधर जा रोशनी, उधर जा। इज इट अ काइंड ऑफ एनी एक्शन? नो, इट्स हैपनिंग, इट्स जस्ट हैपनिंग, हो रहा है बस। एंड द थर्ड वन इज बीइंग एंड स्टेट। बीइंग एंड स्टेट का मतलब क्या होता है? बीइंग एंड स्टेट का मतलब होता है सिर्फ बेटा होना। क्या होता है? सिर्फ होना। तो वर्ब जो है, जो हम बचपन से एक धारणा लेके घूम रहे हैं कि वर्ब एक एक्शन है, वर्ब एक एक्शन है, पर वर्ब इज नॉट ऑलवेज एन एक्शन। इट मे बी एनी हैपनिंग, इट मे बी एनी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो आई एम डूइंग एनीथिंग? नो, आई एम टीचिंग। दैट टाइम इट्स डूइंग एक्शन, है ना? दैट टाइम इट्स डूइंग। बट अगर मैंने कहा आई एम अ टीचर, देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट। मैंने कहा इट्स रेनिंग आउटसाइड, देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है। क्या हो रहा है? हो रहा है बस। तो वर्ब सिर्फ एक एक्शन नहीं, वर्ब क्या है? हाँ सरिता शर्मा जी, व्हाई नॉट? डूइंग है, हैपनिंग है, स्टेट है। मेरी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई है कि वर्ब जो हम समझते हैं सिर्फ वो नहीं, वर्ब उसके अलावा भी कुछ होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी गुड मॉर्निंग बेटा, लेट आ रहे हैं जो गलत बात है। आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अमित, वॉइस कम है मैम, किसी और को भी वॉइस कम लग रही है क्या? भाई मैं तो काफी तेज चिल्ला रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्टर बाबा मना करते हैं, फिर भी मैं, मेरी जो प्रॉब्लम है, देखो थोड़ी मैंने माइक से बढ़ा दी है, चेक करिए। अच्छा तुमने याद दिला दी, थोड़ा आराम से बोलते हैं। हाँ जी, पहला डूइंग, दूसरा हैपनिंग और तीसरा स्टेट। पहला एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। मैंने कहा राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो राम है शुभम, क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। तो ये कोई एक्शन है? जी हाँ, ये एक डूइंग है। हैपनिंग, मैंने कहा इट्स रेनिंग आउटसाइड। बेटा मैं जो बोलूंगी वो सब यहाँ पर लिख के दूंगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग, कुछ पॉइंट लिखने हैं फटाफट लिख सकते हो, अदरवाइज आराम से बैठे सिर्फ मेरी बात को सुने, जिससे सिलेबस भी जल्दी होगा, समझ में भी ज्यादा आएगा और एफर्ट भी कम लगेंगे। क्लास के बाद आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, मैं तो कहूंगी ग्रामर के नोट्स बनाया करो, है ना? ग्रामर के नोट्स बनाने चाहिए, वो कैब में चल जाता है। पर
बाद में बना लीजिए अगर साथ साथ नहीं मैनेज हो सकता। जिससे हो सकता है बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हो सकता वो आराम से सुने। अब मैंने कहा तीसरी सेट जो मैंने बोला था, आई एम अ टीचर, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कोई एक्शन नहीं कर रही, ये मैं अपनी स्टेज के बारे में कहती हूँ। अब हमने कहा वर्ब की बात कर रहे हैं तो उसके गुणों की भी बात करनी पड़ेगी। वर्ब की बात करने में वर्ब का गुण भी तो देखना पड़ेगा। वही सारी है ना, जितेश, सार्थक, नैन्सी, ये तो मुझे भी नहीं पता। ऑल सेट। हाँ जी। एट्रीब्यूट ऑफ वर्ब, वर्ब के भी कुछ गुण हैं। विवेक शर्मा लेट जो आ रहे हैं उनको बता रहे हैं हम, ठीक है। क्या क्या गुण है कि वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी होती है। तो वर्ब के गुण हैं कि इनकी फॉर्म होती है। आपको पता है आप इसी टॉपिक से टेंस सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं सोचिए। वर्ब की फॉर्म ही वर्ब के एट्रीब्यूट हैं। कोई तो गुण होता है, हर इंसान में गुण होता है भाई, तो वर्ब में भी गुण होगा। देखिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेटा ध्यान ध्यान से सुनते रहिएगा। हो सकता है थोड़ा सा लगे क्योंकि ऐसे पढ़ा नहीं होगा कभी भी, है ना, पर अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब लग सकता है, पर एक एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना ऐसे ही चाहिए था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको कहती है? प्रेजेंट को, प्रेजेंट समय को, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट समय सूचक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का सूचक होती है। मैं मैं आपको दिखाऊंगी कि सच में होती है, ऐसा नहीं कि अरे इससे क्या टेंस, इसी से टेंस बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो परफेक्ट को कहती हैं या फिर पैसिव वॉइस को कहती हैं। काफी अजीब बात है मैम। परफेक्ट को कहती हैं, समझ में आता है, पर पैसिव को भी कहती हैं। हाँ जी, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान होती है बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पहचान पैसिव वॉइस की हुई या नहीं। हैप्पी गणेश चतुर्थी जी, प्रिंस, आकांक्षा, आशा, सबको। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, जब भी हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वो एक पैसिव वॉइस होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो वो आईएनजी होती है। जब भी आईएनजी लग जाए तो वो कौन सा टेंस बताएगी? कॉन्टिन्यूअस। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कुछ लोग कह लेते हैं कुछ लोग नहीं कहते, कहना है तो कह लीजिए, ये प्रेजेंट का ही सिंगुलर फॉर्मेशन होता है। अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो एक काम करिए, मैं आपको एक वर्ब देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी सारी फॉर्म लिख के बताइए। फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, पांचों फॉर्म लिख के बताओ। चलो अर्पित मिश्रा, हाँ बेटा थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं काफी लेट नहीं होना चाहिए, 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे आराम से। क्यों विशाल सिंह जी, क्या इशू आ रहा है? आवाज में कोई इशू आ रहा है? अब तो कम नहीं होनी चाहिए वॉइस। प्ले, प्लेड, प्लेड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लेइंग एंड प्लेस, गुड बेटा बहुत बढ़िया। कुमार पुरुषोत्तम, सरिता, निर्भय, वेरी नाइस। चलो सबने बना दिया है। पहली फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग एंड द फिफ्थ फॉर्म इज प्लेज। सिंपल। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेस। ये V1, V2, V3, V4 एंड V5। क्लियर सबको? चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हमने कहा एक दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सी वर्ब कहाँ पे लगेगी। किसी सेंटेंस के अंदर कम से कम कितनी वर्ब का होना जरूरी है? एक वर्ब का। और बेटा ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस के अंदर कितनी वर्ब हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं। कितनी हो सकती है बेटा? 4 हो सकती है। कम से कम एक वर्ब, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ब। अगर सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब हो, दैट शुड बी मेन वर्ब, दैट शुड बी मेन वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मैंने कहा मैम अगर 2 हो तो क्या करेंगे? बच्चा मेन वर्ब के बिना तो बन ही नहीं सकता,
फिर इससे पहले वाली जो वर्ब है उसको नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे हेल्पिंग वर्ब का। अगर हमने कहा मैम 3 हो तो क्या करेंगे, मेन वर्ब तो जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आ चुकी, अब बीच में जो आ रही है वो करने आई है सपोर्ट, इसका भी और इसका भी, तो इसने कहा सपोर्टिंग वर्ब। अब इनकी थोड़ी लड़ाई हुई, बोला या तो तू मेरा ही कर ले सपोर्ट या इसका ही, तो इसने कहा चलो 2 ले आते हैं, फिर सेंटेंस में 4 वर्ब आ गई, पहली मेन वर्ब थी ही, हेल्पिंग वर्ब थी ही, तो 2 सपोर्टिंग वर्ब। इससे ज्यादा इससे कम कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। किसी सेंटेंस के अंदर अगर एक ही वर्ब है दैट इज मेन वर्ब, किसी के अंदर 2 है तो पहली हेल्पिंग दूसरी मेन वर्ब, अगर किसी के अंदर 3 है पहली हेल्पिंग दूसरी सपोर्टिंग तीसरी मेन वर्ब, और अगर किसी के अंदर 4 है तो पहली हेल्पिंग लास्ट वाली मेन वर्ब बीच की 2 सपोर्टिंग वर्ब। आप मुझे बता सकते हैं, मुझे लगता है बहुत आसानी से बता पाएंगे, दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, दैट इज मेन वर्ब। दे आर प्लेइंग, पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब। हैव बीन प्लेइंग, मैंने कहा पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी सपोर्टिंग वर्ब तीसरी मेन वर्ब। 4 आ गई, हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब मेन वर्ब। तो मुझे लगता है आज के बाद आप पोजीशंस तो एटलीस्ट गलत नहीं करेंगे, पोजीशंस आपको आती हैं। अब मैं आती हूं सबसे पहला पॉइंट, वर्ब की जो पहली कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी वर्ब्स। आपको पता है इन्हें प्राइमरी वर्ब्स क्यों कहा जाता है, डू हैव और बी हमारी प्राइमरी वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब है बेटा, होती तो बहुत सारी है मैम, है ना, मॉडल वर्ब्स भी हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट लिंकिंग बहुत सारी हैं, पर मैंने कहा प्राइमरी वर्ब्स। इन्हें प्राइमरी क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं से टेंस का निर्माण है, इन्हीं वर्ब से, इन तीनों वर्ब से टेंस का निर्माण है। कैसे, क्या, ये सब हम आपको सिखाएंगे। पहले बताइए कौन सी सिखाएं, डू सिखाएं, हैव सिखाएं, बी सिखाएं, क्या इसके अंदर भी पढ़ना है, हाँ जी इसके अंदर भी पढ़ना है। अरे वाह सोनाली, बहुत बढ़िया, फिर तो आदित्य थैंक यू सो मच। मैंने कहा प्राइमरी, प्राइमरी कौन होती है, प्राथमिक है, सुनिए प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक मतलब कि जो बेस क्रिएट करती हैं वो 3 वर्ब है, कौन कौन सी है, बी, डू और हैव। इन तीनों के बिना आप वर्ब चैप्टर को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक एक के शुरू करें, डू से शुरू करें, चलो जी डू से शुरू करते हैं। पहले तो आप एक काम करिए, चलो देख के बना लो कोई बात नहीं, हम इनकी 5 फॉर्म बनाते हैं। भाई जो भी वर्ब है उनकी 5 फॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना, V1, V2, V3, V4, V5 बनानी है, ठीक है। V1 क्या है, डू, सेकेंड फॉर्म डू की डेड, थर्ड फॉर्म डन, डू डेड डन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्थ फॉर्म भी पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डूइंग, राइट। और फिफ्थ फॉर्म हो गई डज। अगर मेरे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल है तो मैं डू का यूज करती हूँ, सिंगुलर है तो डज का यूज करती हूँ। सेकेंड फॉर्म डेड, बेटा याद नहीं हुई तो समझ में नहीं आएगा सब, डू, डेड, डन, डूइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म इज डज। अब मैंने कहा हैव की भी देख लें, चलो हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म फिर से हैड, सेम सेम रहती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म इज हैज। पता है ना आपको, हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज सिंगुलर वर्ब को इंडिकेट करता है, वो V5। अब इसमें सबसे, इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन है, बी। बी तो अपने आप में एक चैप्टर है, बी अपने आप में एक चैप्टर है। बी की मैम फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, भाई बी की फर्स्ट फॉर्म एक तो ये खुद होती है और इजएमआर भी होती है, 4 होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म के अंदर 4 नहीं होती है एक्चुअली, अलग अलग कैटेगरी है कि सिंगुलर है तो इज, आई के लिए स्पेसिफिक एक वर्ब बनाई गई एम, प्लूरल है तो आर, तीनों को प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है, सिंगुलर के यूज में, प्लूरल के सेंस में, इसलिए हम इसको ना फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म है ही नहीं, यहीं पर मान लीजिए इसको, इजएमआर अपने अपने अकॉर्डिंग यूज कर लो जैसे करना है, ठीक है। अब मैंने कहा मैम इसका पास्ट क्या होता है, पास्ट इसके 2 होते हैं, सिंगुलर से वॉज बनता है, प्लूरल से वर्ब बनता है। अब हमने कहा थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म में बीन बजानी पड़ती है तो बीन होती है। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, बीइंग होता है, बी के साथ आईएनजी। जब तक आपको ये स्लाइड याद ना हो तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और हो जाए तो मुझे एक बार थम्स अप भेजो कि बहुत आसान है ये तो। डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज, हैज, हैव,
had, having. बी की फर्स्ट फॉर्म इज देम आर, सेकेंड फॉर्म वोज वर, थर्ड में बजेगी बीन, और फोर्थ में बन जाएगा बी के साथ आईएनजी। बी के साथ ही आईएनजी तो लगना था, याद है? जी अर्पित, बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म भी समझाएंगे बेटा, बेस फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज बेस फॉर्म। याद हो गई? जिसको भी याद नहीं थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसको याद है बहुत अच्छा, जिसको नहीं याद है उसको उसको कह रही हूँ। याद हो गई? कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए फिर मुझे बताए ना, फिर पिटेंगे। अब हमने कहा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। एक वर्ड का मैं यूज करूंगी इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या है। आपके सामने 5 वर्ब लिखे हैं, बेस फॉर्म कौन सी है इनमें से? बेस वर्ब कौन सी है भैया? ये तो बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, ये भी बनी है, ये भी बनी है, ये भी बनी है। जो बेस फॉर्म है वो प्ले है। और अगर मैं इसमें ये कह दूं बेस फॉर्म प्लूरल वाली होती है, प्लूरल वर्ब को ही बेस फॉर्म कहते हैं। प्लूरल वर्ब को मैम? हाँ, क्योंकि प्लेस तो सिंगुलर के साथ यूज होता है ना, ही प्लेज एंड दे प्ले। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो आप कह रहे हैं कि प्ले बेस वर्ब होगी, तो मैंने कोई गलती लिख दी का, कोई पाप कर दिया क्या कि बेस फॉर्म प्लूरल वर्ब होगी? मेरी बात से एग्री है? बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। इसके बेस पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया। रूल नहीं है, बेस फॉर्म हमारी प्लूरल ही वर्ब होती है क्योंकि प्लेस को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हमने कहा जो हमारी वर्ब है डू, ये जो हमने कहानी शुरू करी थी, डू पढ़ाते हैं पहले आपको, कि ये जो डू है अभी हम समझ के आए हैं कि वर्ब 3 तरीके की पोजीशन ले सकती है। पहली हेल्पिंग की, दूसरी सपोर्टिंग की, और तीसरी मेन वर्ब की। पर ये डू कौन सी पोजीशन लेता है? बताओ कौन सी पोजीशन लेता है इनमें से? भाई जो हमारी वर्ब है वो 3 पोजीशन ले सकती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक सपोर्टिंग वर्ब की, और एक मेन वर्ब की। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि ये डू कौन सी पोजीशन में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या इसमें आएगा? मैं देखूं ना आपकी नॉलेज, आपको क्या आता है। कोई बताएगा मुझे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। ओके रोशनी, रोशनी गुप्ता जी का ऐसा कहना है। चलो मैं देख लूं एक बार इसका क्या क्या कहना है। रोशनी का कहना है जी तीनों होती है निर्भय, पक्का? गलत। अनुज कुमार जी कहते हैं मैम ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। ओके, अच्छा कोई मेन वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब होती है। ओके, डू जो है किसका, किसकी जगह ले सकती है? डू एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, रामनिवास का कहना है कि डू एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब मैक्सिमम लोग कहना चाह रहे हैं कि डू एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हद हो गई यार। हाउ कैन यू से दैट इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ मेन वर्ब, इट्स अ सपोर्टिंग वर्ब? तुम्हें कैसे पता? अभी सिखा के आई हूं, फिर तो तुमने सारा जीरो कर दिया मेरा सिखाया हुआ। कि सेंटेंस की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो हेल्पिंग वर्ब होगी या सपोर्टिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। तुम कैसे तुक्के मारे हो? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब को तो बेचारे को तुमने कैंसिल ही कर दिया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो कहता हो बेचारी को सपोर्टिंग वर्ब बन सकती है। चलो देखते हैं कि क्या बन सकती है। ओके भाई, पहली बात तो आप नहीं बता सकते, सेंटेंस बताएगा, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आप समझ भी पाएंगे। जो आपकी डू डज और डिड है, जो येलो कलर में आपको दिखाई आ रही हैं, ये आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। जो आपकी डन और डूइंग नजर आ रही है, ठीक है, जो डन और डूइंग नजर आ रही है और साथ में डू डज डिड भी समझ में आ रहा है, ये पांचों की पांचों मेन वर्ब बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? मेन वर्ब। अब पहली बात क्या सीखा? पांचों की पांचों मेन वर्ब कभी भी बन सकती हैं। एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी कि ऐसे कैसे मैम।
एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये पांचों कभी भी किसी भी सूरत में मेन वर्ब तो बन सकते हैं। अब रही बात की हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब की, नहीं बन सकती होंगी भाई, हम क्या करें। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो कौन सी तीन है जो हेल्पिंग वर्ब बन सकती है? डू, डज और डिड। क्या कहा मैंने? डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, और बाकी रही पांचों की पांचों मेन वर्ब बन सकती है। नहीं समझना तो ऐसे समझ लीजिए, मुझे देखकर इनमें बताइए, मेन वर्ब पहचान के बताइए मुझे। चलो, आई डू कुकिंग एवरी संडे। आई सब्जेक्ट, डू कुकिंग। तो मुझे लगता है आप लोग ये कहना चाह रहे होंगे कि कुकिंग मेन वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब है ना? ऐसा ही लग रहा होगा। ऑल बन सकती है। नहीं कृष्णा, जो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता वो कैसे होगा? कुकिंग मेन वर्ब है। निर्भय, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट वाली में मेन वर्ब कौन है? आई डू कुकिंग के अंदर मेन वर्ब कौन है? कृष्णा, आरपिट, डोरेमोन, निर्भय, बताओ यार। शिवानी, कुकिंग है। ओके, हुजैफा जी तो कहते हैं मेन वर्ब कुकिंग है। डू हेल्पिंग वर्ब है। ओके तमन्ना, कुकिंग मेन वर्ब है। वेरी गुड, वेरी नाइस। यही उम्मीद थी सलोनी, तुमसे भी यही उम्मीद थी। शाम करो तुम लोग। अच्छा मैं कहूं, ही इज कुकिंग फूड। अब इसके अंदर मेन वर्ब कौन है? इसके अंदर मेन वर्ब कौन है? आप कहेंगे मैम फिर से कुकिंग है, क्योंकि इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग हमारी मेन वर्ब। तो आपको ये नहीं पता बचपन से कि इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन। आपने कॉन्टिन्यूस लगाया और यहाँ पर डू, ये कौन सा टेंस है यार? इज एम आर वॉज वर के साथ आईएनजी आता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन। डू के साथ आईएनजी कब से आने लगा? ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कहोगे ना फिर, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब है इसका मतलब तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कॉन्टिन्यूस टेंस तो बी की फॉर्म से बनता है। डू की फॉर्म से कब से बनने लगा? या तुम्हारे यहां बनने लगा? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, स्विमिंग क्या है? वर्ब है। मैंने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग वर्ब है। नो, दिस इज दरेंट। V1 प्लस ING नाउन का काम कर सकते हैं। आई डू कुकिंग, भोजन बनाने की कला का नाम भी कुकिंग है। कुकिंग एक वर्ब भी है, इसके अंदर कुकिंग एक वर्ब है, क्योंकि इज एम आर प्लस ING है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। पर ING से पहले डू तो नहीं होता यार, ये कौन सा टेंस है? इसका मतलब साफ हुआ कि यहाँ पर जो कुकिंग है वो एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है अगर इज एम आर है तो, वॉज वर है तो, कोई भी हो। और अगर नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, फिर वो एक नाउन है जिसे जिरंड कहते हैं। बात समझ में आई? सॉरी सॉरी के बच्चों, स्विमिंग नाउन है तो कुकिंग भी नाउन है। तो एक ही वर्ब बची, और जब एक ही वर्ब होती है तो वो हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब होती है। अगला बताइए, ही डज हिज वर्क। जो लोग भी कह रहे थे डू डज तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, अब मुझे बताइए ही डज हिज वर्क में एक ही वर्ब है, और अगर ये एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब कौन सी हुई? डज। मैंने कहा दे डिड लॉन्ड्री, वो कपड़े धोते हैं। तो एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब होती है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ और नहीं बना सकती, इसे मेन वर्ब कहते हैं। तो जो लोग कह रहे थे डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उनकी बात को मैं यहाँ पर गलत प्रूफ करती हूँ, ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। डू मेन वर्ब, डज मेन वर्ब, डिड मेन वर्ब, बताओ। गलत कह रहे थे ना तुम कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती है? डू डज डिड मेन वर्ब भी होती हैं, लेकिन जब जब ये अकेली हो, जब अकेली रानी होती है तो ये हमेशा मेन वर्ब होती है। ठीक है जी, क्लियर? द नेक्स्ट वन,
Rani and Radhika are doing their work. It has been done by Naveen. चलो मुझे मेन वर्ब ढूंढ के बताओ, कहाँ है मेन वर्ब? ढूंढिए अंकलेश पांडे। सुप्रीति, शैलेश, अमित कुमार, नैन्सी, सोनू मेहता, पुरुषोत्तम, रिया कुमारी, शुभम गोरे। ये जो जो बिल्कुल कभी आंसर नहीं देते वो बताती हूँ। थोम्बरे दीपक, पंकज कंवर, शेफाली ठाकुर, पूनम अटल, गौरव वाला तो देता है, विकास वामन जाधव, योगेश मेहता, फलेश प्रजापति, राम प्रताप सिंह, बसंत सोरेन, आर्यन शर्मा, ज्योति, जग्गी, मनीष, अंकिता, अटानू अटानू तो ठीक है, सौरव दास, मैक्स, वर्षा, कशिश, अक्षय, रिम्पी, शुभांकर, एंड अ lot of शिवम पाल, आसिफ खान। उठाया जाए तुम्हें, है उठाया जाए थोड़ा। पहले में रानी एंड राधिका आर डूइंग, पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। तो डूइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। मैंने कहा इट हैज बीन डन, 3 वर्ब है। पहली होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। इट हैज बीन डन बाय नवीन, तो मेन वर्ब कौन हुई? डूइंग और डन। मैंने अपनी बात को प्रूफ किया कि डू की सारी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर सकती है। देखो डूइंग ने भी कर दिया, डन ने भी कर दिया, डू ने भी कर दिया, डज ने भी कर दिया और डिड ने भी कर दिया। क्यों? ओके हाँ हाँ प्रियंस, इतना क्या दिल पे ले रहे हो? बात प्रूफ हुई या नहीं हुई? हो गई मैम, ओके जी, वेरी गुड। अब आते हैं डू की कोई भी फॉर्म, जो भी मैं बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ मैं वो आपको लिख के दूंगी ताकि आप नोट्स बना सकें। डू की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज की जाए तो यह काम करने के मीनिंग में यूज होती है। डू, डज, डिड, डूइंग, जब कोई सी भी वर्ब आपकी मेन वर्ब बने तो इसका मतलब होता है काम करना। मीनिंग क्या होगा? काम करना। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि पांचों मेन वर्ब बन सकती है। आगे समझते हैं। अब मैंने कहा डू, डज, डिड, अब दूसरी बात को प्रूफ करती हूँ कि डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। सिर्फ ये 3 डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। चलो ये बात तो ठीक है कि डू, डज, डिड हेल्पिंग बन सकती हैं, पर ये कौन सी फॉर्म लेंगी? इनके बाद जब डू, डज, डिड आ जाए, हेल्पिंग वर्ब है ये तो, हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगी। भाई जब डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब होगी तो ऐसा हो सकता है कि कोई मेन वर्ब ना आए, आएगी मेन वर्ब तो। पर वो जो मेन वर्ब आएगी उसका कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1 यूज होगा, V2 यूज होगा, V3 यूज होगा। यही आपको सिखा रही थी, जिन लोगों ने कुकिंग वाले में गलती करी थी वो अब गलती नहीं किया करेंगे। बताओ ये गुड मॉर्निंग के बच्चे, स्वाति टाइम है ही आने का। डू, डज, डिड यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। कौन सी फॉर्म यूज होगी? V1 यूज होगी, V1। ओके, डू हमेशा V1 लेगा फर्स्ट फॉर्म। मैम अर्पित मिश्रा, बहुत बढ़िया, अर्पित मिश्रा ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि कोई फॉर्म वॉर्म नहीं, बेस फॉर्म यूज होगी। क्योंकि जो काम करना है वो कर देगी ना, सिंगुलर, प्लूरल, पास्ट, जो करना है वो कर देगी। डू है पास्ट प्लूरल फॉर्मेशन, डज है सिंगुलर फॉर्मेशन, डिड है पास्ट फॉर्मेशन, तो ये खुद कर देगी। तो बोला कि इसके बाद कोई भी फॉर्म यूज करे तो वर्ब की, तो बेस फॉर्म यूज करना। और बेस फॉर्म कौन सी होती है? प्लूरल वाली, जैसे आप इवन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सेंटेंस के अगर वैसे तो टाइप्स के सेंस में कहूँ तो मेनली 3 होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटेरोगेटिव। अब मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव पे नहीं जा रही, इंपेरेटिव इंपेरेटिव छोड़ो। मैंने कहा 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं सेंटेंस के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। एक में हम सिंपल बात कहते हैं, इसमें नेगेटिव कहते हैं, एक में सवाल करते हैं। इन तीनों में से स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? तो बेटा स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नहीं बनेगा,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनेगा। तो बात ध्यान रखिए, डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में, पासिव में कुछ और होगा वो सिखाएंगे अभी। फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, राइट, बेस फॉर्म वाली फर्स्ट फॉर्म है ना, एस वाली नहीं। और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। मेरी बात पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। दूं क्या? याद हम कुछ नहीं करेंगे, रट्टा वट्टा हमें कुछ नहीं मारना, हमें तो चीजें समझ के करनी है। मैंने जो कहा उसे देख लो और फिर इस बात को प्रूफ करेंगे, आप खुद ही प्रूफ करेंगे। क्या कहा मैंने, डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज करना, फर्स्ट फॉर्म का एक्टिव में। और स्ट्रक्चर कैसा बनाना, या तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं बनता। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखिएगा। द फर्स्ट वन, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है? गलती कर लेते हैं आप, मतलब जाने अनजाने में गलती हो जाती है। मान लो यहां पर लिखा होता वी डू नॉट डांसेस, दे डू नॉट वर्शिप्स, ऐसे लिखा होता, गलती हो गई थी ना। आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, और इस नोट का क्या हाल है? पैसिव में तो देखेंगे अंजलि, अभी पैसिव में तो V3 होता ही होता है। नोट के बारे में देख ले पहले तो। नोट एक एडवर्ब है जिसकी जगह होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के बाद लगाएंगे। अदरवाइज अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो तो नोट एक एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई करती है, तो इसकी जगह हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। बट जब जब हेल्पिंग वर्ब हो, जब हो ना सेंटेंस में, फिर थोड़ा ना, फिर क्या मांग के लाएंगे कहीं से हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के बाद। हमने कहा आई डू नॉट गो टू स्कूल, ध्यान रखिए बच्चा, डू और गो दो वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब हमारी बेस फॉर्म में लिखी है, V1 में लिखी है? जी हाँ। अगर मान लो यहाँ पर गोज कर दिया होता तो गलत होता, ठीक है। मैंने कहा वी डू हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारा एडवर्ब, डांसेस नहीं होगा, डांस होगा। क्या ये V1 है? राइट, V1 भी कौन सी, बेस फॉर्म वाली, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। दे डू नॉट वर्शिप्स नहीं होगा, ऐसा हटाइए, वर्शिप होगा, हमेशा V1 बेस फॉर्म यूज करिए, राइट। डू, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारा एडवर्ब, राइट। और देखिए और सेंटेंस, यू डू नॉट ब्राउज द इंटरनेट, फिर से हमने कहा डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारा एडवर्ब, ब्राउजेज नहीं होगा, दैट शुड बी ब्राउज ओनली, मेन वर्ब। ही डज नॉट, डज हेल्पिंग वर्ब, नोट एडवर्ब, डेवलप्स नहीं होगा, यहाँ पर अगर डेवलप्स होता तो गलत होता क्योंकि सिंगुलर करने का काम डज ने कर दिया। अब आप यहाँ पर कोई अपना ज्ञान गणित नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल बेस फॉर्म यूज करेंगे और जो कि मेन वर्ब होगी। द नेक्स्ट सेंटेंस, शी डज नॉट यूजेस नहीं हो सकता, शी डज नॉट यूज होगा, शी के साथ डज, ही के साथ डज, यू के साथ डू, है ना। नोट हमारी एडवर्ब, यूजेस नहीं, बेस फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब यूज करेंगे, यूज होगा। आई थिंक सब समझ पा रहे हैं। डू आई गो टू स्कूल, फिर से देखिए इसमें सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है, किसी भी सेंटेंस को अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो उसका एक ही तरीका है, सब्जेक्ट और वर्ब में से वर्ब और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए। यहां था आई डू, डू को आगे ले जाइए, डू आई गो टू स्कूल, डू वी डांस इन द पब, ठीक है। तो सिर्फ वर्ब का प्लेस आगे, सब्जेक्ट कौन सी वर्ब का, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, सिर्फ बी की फॉर्म को छोड़कर, अदरवाइज तो हमेशा क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, इसका इंटेरोगेटिव बनाना,
हेल्पिंग वर्ब, एम आई प्लेइंग, गुड। मैंने कहा एम आई प्लेइंग। अच्छा मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट का बनाना, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, बनाइए जल्दी। आई प्ले क्रिकेट का बनाइए। वॉरशिपिंग नहीं है कृष्णा, वहां से वॉरशिप है। प्ले आई तो नहीं कर सकते मैम, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, इसको लिखेंगे डू आई प्ले क्रिकेट। गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डू आई प्लेइंग, अर्पित तमीज गई कहीं कहीं तुम्हें, घास चढ़ने गई क्या? डू आई प्लेइंग क्रिकेट है, डू के साथ आईएनजी आता है क्या? अभी सिखा के आई हूं, अगर डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म होती है। प्लेइंग क्यों लगाया तुमने इसमें अर्पित? डू आई प्ले क्रिकेट, क्या बोलते हैं, डू आई प्ले क्रिकेट, गुड। तो बस यही चीज है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, गो हमारी मेन वर्ब। यहां पर गोज नहीं होगा, गो होगा। डू वी डांस, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पहले ले आए क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, डांस हमारी मेन वर्ब। क्लियर सबको? और देखिए, डज ही डेवलप एंड्रॉइड एप्स, डज ही डज की वजह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब। यहाँ पे डेवलप्स नहीं लगा सकते आप, डज ने कर लिया जो करना था, बिना एस का, बिना ईएस का और बिना ईडी का। डज हेल्पिंग वर्ब, यूज मेन वर्ब। I didn't send a letter to my father, my airmail. I didn't, देखो ऐसे करके दे देता है वो, जैसे I did not, एग्जाम में आ जाता है ऐसे, sent a letter। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो भाई ठीक है, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट है, डिड, और हम इसमें कह देते हैं ठीक है, पर ये गलत है। आपको पता होना चाहिए जब भी डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो इसके बाद जो मेन वर्ब आती है उसके साथ ना एस ना ईएस ना ईडी ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, ऑलवेज बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल बिना एस ईएस बिना ईडी की होती है। सेंड बिल्कुल सही है, सेंड नहीं होगा, राइट। हाँ हाँ सलोनी, वाई नॉट। द नेक्स्ट वन, आई डिडंट मिस माई स्कूल, मिस द बस यस्टरडे, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, मिस हमारा मेन वर्ब। बच्चे गलती कर देते हैं, आई डिडंट मिस्ड ठीक लग रहा है, मिस्ड क्यों ठीक लग रहा है, पास्ट बनाने का काम डिड ने कर दिया, तो मिस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तो जब भी डू डज डिड आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखाई आए तो कोई भी मेन वर्ब में कुछ भी यूज ना करें। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारा एडवर्ब, रिपेयर हमारा बिल्कुल ठीक है, रिपेयर्ड नहीं होगा, रिपेयर ही होगा जो हमारी मेन वर्ब है। यू हमारा हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारी एडवर्ब, एंजॉय के साथ कुछ मत लगाइए, ये मेन वर्ब है, ना एस ना ईडी। तो याद रखिएगा, डू की फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाए तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, राइट, मतलब कि बेस फॉर्म में आती है, फिफ्थ फॉर्म में नहीं आती। डू की कोई भी फॉर्म, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, या तो नेगेटिव बनता है मैम या फिर इंटेरोगेटिव बनता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं बनता, ठीक है। जी डोरेमोन जी, डिड के साथ भी वी नहीं आती, बोला तो बेस फॉर्म आते हैं जब भी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करें, सिंपल। आगे देखिएगा, अब हैव की कहानी पढ़ते हैं। हैव के बारे में हमारे लिए क्या कुछ चीजें हैं, हमारी जो बेस फॉर्म होती है, जो हमारी बेस फॉर्म होती है, जो मेन वर्ब होती है वो तो होती है हैव। V1, V2 हमारा हैड, V3 हैड, V4 हैविंग,
और V5 होता है हैज, जो कि प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए। ये मैं अभी आपको याद करा के आई हूं। इसी के बेस पर अब अगला क्वेश्चन फिर से बनता है, हैज हैव हैड के केस में ये क्या बन सकते हैं? क्या ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, सपोर्टिंग वर्ब बनेंगे या मेन वर्ब बनेंगे? इनके बारे में बताएंगे जरा आप, किसी को पता हो तो। योगेश मेहता जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं अर्पित, कोई बात नहीं बेटा। चलो भाई, डिपेंड ऑन सेंटेंस। अच्छा, तुम तो स्मार्ट आंसर देने लगे। फिर भी क्या पक्का ये हेल्पिंग वर्ब बनती है? कभी बनती है, परफेक्ट टेंस में बनती है। मेन वर्ब बनती है क्या? मेन वर्ब भी बनती है। सपोर्टिंग वर्ब किसी को पता है क्या? स्मार्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। पर यार, डू डज डिड कभी भी सपोर्टिंग वर्ब तो बनता नहीं ना। डू डज डिड क्या कभी सपोर्टिंग वर्ब बना? नहीं। डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब और सारी की सारी मेन वर्ब। सिमिलर हमारा हैज हैव हैड का भी केस है। हैज हैव हैड एंड हैविंग, पांचों की पांचों मेन वर्ब तो बन सकती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैज हैव हैड बन सकती हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि हैव और डू दो प्राइमरी वर्ब ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी सूरत में सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकती। सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं, सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती है। हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब। डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब बनती थी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को बयां करती थी। हैज हैव हैड जब बनती है तो परफेक्ट को इंडिकेट करती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, राइट। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले समझाती हूँ कि सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं क्या। हैव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। जब भी हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है तो इसके दो प्रयोग होते हैं बेटा। पहला होता है हैव का मतलब अधिकार, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव मदर, आई हैव दिस मार्कर, आई हैव दिस बुक। तो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई हैव जब आपने कहा मेरे पास है तो वो आपका अधिकार शो करता है। और हैविंग का सेंस आईएनजी का सेंस है, जो एंजॉय या टेकिंग का सेंस कहता है। आई एम हैविंग टी, तो इसका मतलब मैं चाय पी रही हूँ। तो चाय लेना, चाय को एंजॉय करना, हैविंग, दो सेंस बनते हैं। क्या क्या? एक में तो अधिकार और दूसरे में कुछ लेना, एंजॉय करना। एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने कहा दे हैव अ कार, मेन वर्ब है यहाँ पर क्योंकि एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब होगी। ओके, और किसको शो करती है? अधिकार को शो कर रही है। ही हैज अ पेन, ही के साथ हैव क्यों नहीं लगाया बेटा? ही सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ये भी किसको शो करती है? अधिकार को। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज। अब यहां पर मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है? जल्दी बताओ। महिमा सिंह जी, मेन वर्ब में एस एस कब लगेगा? कब लगेगा? जब मैंने कहा दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। जब मेन वर्ब अकेली हो, जब मेन वर्ब अकेली हो और साथ में इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो। देखो अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव हमारी यहां पर मेन वर्ब है, राइट। हेल्पिंग वर्ब डू है। अभी तो पढ़ के आए हैं कि डू हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और हैव मेन वर्ब हो सकती है। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। रीना हैड मैनी प्रॉब्लम्स अर्लियर, तो यहाँ पर एक ही वर्ब है जो कि हैड है, जो कि मेन वर्ब का काम करेगी। दीपक इज हैविंग अ डीप स्लीप, तो नींद ले रहा है, तो टेकिंग का सेंस है, हैविंग मेन वर्ब बन सकती है। अब जब हैविंग मेन वर्ब है तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगला बताइए, अगले में मैं पूछना चाहती हूँ इसमें हैव क्या है और हैड क्या है? क्या ये सेंटेंस गलत है? दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, 2005 से उनके पास कार है। ये सेंटेंस गलत है या कुछ ठीक है? क्या सीन है इसका? इसके अंदर तो दो दो सीन है मैम, दो है। दे हैव हैड, ये क्या? ये तो गलत है। गलत नहीं है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब है और एक हैव मेन वर्ब है।
जब भी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, और हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। मैं क्या करूं? डोंट हेल्पिंग वर्ब नहीं यार, फिर से गलत। डू सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। नोट हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नोट एक एडवर्ब है। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हैड हमारी मेन वर्ब है। अब हमने कहा जब भी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैड आता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है उसके अंदर। आगे देखिए, हैज हैव हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो मैम इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है, यही सिखा रही थी। जब भी हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होते थे तो उनके बाद कौन सी फॉर्म आती थी? बेस फॉर्म। अब मुझे बताइए, जब भी हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है? अभी तो बताया 2 सेकंड पहले। अगर मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो पता लग जाएगा, नहीं सुना होगा तो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सेंटेंस के अनुसार पागल, हमेशा थर्ड फॉर्म। और जब हैज हैव हैड होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मैं कंक्लूड करती हूँ, तीनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी। ठीक है। जब भी हैज हैव हैड हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है, जो मैं अभी सिखा रही थी आपको। देखिए ना, उस सेंटेंस के अंदर हैव के बाद हैड था, दे हैव हैड, याद करिए। दिखाऊं क्या वापस? तो दे हैव हैड, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था हैव के बाद जो भी वर्ब हो वो थर्ड फॉर्म में होती है। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और स्ट्रक्चर तीनों बन सकते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, एंड इंटेरोगेटिव भी। तीनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखें क्या जरा? चलो देखो, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। चेक करें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, चलो बताओ कौन सी मेन वर्ब है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है? बताओगे सब लोग, बताओ चलो। बहुत सारा हो गया, बहुत सारा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा और। बेटा चेक करो, हमने कहा 2 वर्ब है, एक तो ये और एक ये। जो पहली होती है वो कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी कौन होती है? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और देखिए, वी हैव एक, सीन, दो, सी सा सीन, है ना? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब है। आगे देखिए, ही हैज ब्रोकन हिज लेग। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही सिंगुलर है तो हैज आई है, ठीक है। ये क्या है? मेन वर्ब है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता ना। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। देखिए ये सेंटेंस ठीक है क्या? हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब, पर क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बोलो, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? किसको पता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? जिसने अच्छे से क्लास को पढ़ा है उसको तो पता है कि ये थर्ड फॉर्म है। और किसकी थर्ड फॉर्म है? ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। इज आर फर्स्ट, वाज वर सेकंड, बीन थर्ड। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दे हैव नॉट सीन हर टुडे। हैव नॉट सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब। दे हैव बीन, बीन फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब। है ही नहीं यार, एकदम बच्चों वाली बात है। She has watched that show 3 times this week. She के साथ has singular, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। वेयर हैव आई लेफ्ट माई सैंडल्स? इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? WH वाला इंटेरोगेटिव है।
राइट। हैव क्या है, फिर से हेल्पिंग वर्ब। लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस एकदम ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इंटेरोगेटिव भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया था, पॉजिटिव भी बन गया था, राइट। मैंने कहा हैव यू विजिटेड इंग्लैंड, हैव यू विजिटेड इंग्लैंड। हैव क्या है, फिर से हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म है, अगर है तो सेंटेंस ठीक है। हैड, शी के साथ हैज के बाद थर्ड फॉर्म, मीट मैट मैट, तो ये सेंटेंस भी एकदम ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर बन गए, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी। और हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई, राइट। और देखिए, केशव हैड स्लेप्ट, हैज भी है, हैव भी है, हैड भी, मैं सारे एग्जांपल दूंगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म। और देखें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड वॉच्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड कम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड स्लेप्ट। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपने क्या सीखा कि डू, डज, डिड, जब भी हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। और जब हैज हैव हैड हो, जब हैज हैव हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, तो इनके बाद हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो है ये सारी की सारी बन सकती है, डू बी, डज बी, डिड बी, डूइंग बी, डन बी, हैज, हैव, हैड, हैविंग, सब बन सकता है। ये सारी की सारी मेन वर्ब तो बन सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बने तो इनके बाद बेस फॉर्म, इनके बाद थर्ड फॉर्म। अब स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इनका स्ट्रक्चर या तो इंटेरोगेटिव होता है या फिर नेगेटिव। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये हैव हैड, ये पॉजिटिव भी बना सकती है, इंटेरोगेटिव भी बना सकती है और नेगेटिव भी बना सकती है। ये हमारी क्लास का पूरा सारांश था। मुझे लगता है इससे इजी कुछ हो नहीं सकता था, पर इसमें भी गलतियां कर देते हैं क्योंकि हमारा बेस उस तरीके से मजबूत नहीं होता। हम चीजें ये नहीं समझते कि क्या कैसे हो रहा है। तो इस कैसे प्रोसेस को समझकर ही इंग्लिश को समझा जा सकता है। अभी किसी को डाउट है तो मैं 5 मिनट ले सकती हूँ, बाकी जिसको नहीं है वो जा सकते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे। चलिए। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया हो बाई चांस किसी को, तो काफी मुश्किल है फिर, बहुत मुश्किल है फिर, बहुत ही मुश्किल है। और कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना, एक बार और क्लास को देख लेना है, ठीक है। कोई अगर एक आध बच्चा ऐसा हो जिसको ये भी ना समझ में आया हो, तो दोबारा क्लास को देख लेंगे। समझ आया? जिस जिसको समझ में आया एक बार थम्स अप भेज देंगे। शिवन्या, कृष्णा, शिवानी गुप्ता, पंकज रानी, चलो चलो फटाफट। बाय बाय। पूरा समझ में आ गया तो बाय बाय। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, पूरा समझ में आ गया। गुड भाई, थैंक यू मुकेश हुड्डा, सबको थैंक यू सो मच। डोरेमोन, कृष्णा, सबको, अंकलेश एंड एवरीवन। अब किसी कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसको नहीं आया हो, कोई तो होगा ऐसा। हाँ, जिसको मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट भी कई बार बाच ले लेते हैं, जिन्होंने मान लो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं, डू ही नहीं पता उनको, तो फिर आगे की कहानी कैसे समझेंगे। एक आध स्टूडेंट मेरे हर बैच में ऐसे एडमिशन हो जाते हैं, कोई कोई रहता है ऐसा। बट मैं उनको भी ये नहीं बोलूंगी कि गिव अप करें, थोड़ा सा आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और लीव बेटा, लेफ्ट का सेकेंड फर्स्ट फॉर्म लीव। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि बेस वीक होगा तो फर्स्ट सेकंड की बुक लाकर, पहले फर्स्ट की बुक लाएं फिर सेकंड की, उनको थोड़ा थोड़ा 10-10 दिन में आगे बढ़ें। देखो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, आपको 1 साल लग जाएगा, पर गिव अप तो करना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। कोई भी सीखा है, जो जन्म लेता बच्चा तो कुछ भी नहीं सीखा, धीरे धीरे सीखा है। तो पहले फर्स्ट क्लास की बुक, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। मजाक लगेगा पर बेटा ऐसा करना पड़ेगा। अगर मान लो कि हमें नहीं समझ में आता है, आज की क्लास भी अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं आज ही से उसको बता दूं
कि उसको पहले अपने बेस को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। पढ़ते रहिए साथ साथ, क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और साथ साथ में अपने बेस जो आपने फर्स्ट सेकंड में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, थर्ड फोर्थ में नहीं पढ़ी, तो उसको एक बार देख लें, है ना। बुक ले आएंगे, समझ आ जाएगी पूरी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी प्रिंस चौहान जी, सब विजिबल है। थैंक यू सो मच विशाल कृष्णा, बाय बाय। चलो अब जाओ, है ना, 12 बज के, कल मिलेंगे आपसे 11 बजे। ओके जी, बाय बाय। सी यू, टेक केयर। हाँ, परफेक्ट ही तो होता है शंकर। टेंस की बात करूं तो शंकर जी परफेक्ट ही तो है। हाँ हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल हो जाएगा। प्रिंस चौहान जी, विजिबल हो तुम, काले रंग के कपड़े पहने हो। क्या बात, जाना नहीं है क्या आज?